नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस खबर। दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमने हाई कोर्ट का फैसला देखा है, जिसके बाद सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अब 23 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने नए सिरे से लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लिखित दलीलें मांगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आम को राज्यों में 3 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी, जबकि आप ने दोहरे अंकों में सीटों की मांग की थी। कोई सहमति नहीं बनने पर दोनों पक्षों ने गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। दोनों दलों के अंदर भय है। दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, चाहे कांग्रेस एक गठबंधन करे, चाहे कांग्रेस 10 गठबंधन करे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे बार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। मुद्दा है 10 साल भाजपा की सरकार के कुशासन का। भाजपा ने 10 साल में हरियाणा प्रदेश को प्रगति और विकास की पटरी से उतारने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर 1, आज क्राइम में, अपराध में हरियाणा देश में नंबर 1 है। आज नशे में पंजाब से आगे बढ़ गया हरियाणा, ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा की। हर वर्ग का अपमान करने में हरियाणा देश में नंबर 1 हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई। किसानों को किस तरह किसान आंदोलन में 750 किसानों की जानें गई, किस तरीके से हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, किस तरीके से कर्मचारियों पे लाठियां बरसी, सरपंचों पे लाठियां बरसी। जब बात हैसियत से बढ़कर की जाए और पांव चद्दर के बाहर हो तो तब ऐसी बातें होती है। ये समझौता नहीं टूटा, ये उनका अहंकार टूटा है, क्योंकि उनकी लीडरशिप कोई सामने है ही नहीं। राघव चड्ढा कुछ और बोलते हैं, वहाँ संजय सिंह कुछ और बोल रहे थे, और ये इनका सबका तालमेल ही आपस में नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इनकी आपस में अलग अलग बयानबाजी है, और वही कारण है कि ये जो अहंकार उनका टूटा है। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कोई आम आदमी पार्टी का कुछ बटने वाला है या बिकने वाला है। आम आदमी पार्टी जमानतें जब्त हो। हमारा पहला फोकस ये है कि 10 साल से हरियाणा में जो बीजेपी का कुशासन चल रहा है, जिस तरीके से वहां किसानों के साथ अन्याय हुआ, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस कुशासन को कैसे हटाना है, ये हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। अब आज तो 20 प्रत्याशियों की सूची आई है, अब जल्दी और सूचियां आएंगी आपके सामने, जल्दी आएंगी। मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमने 15 दिन में 45 रैलियां की हैं और सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, मैं स्वयं वहां पे, और हमारे जो वहां के लीडर हैं वो चाहे सुशील गुप्ता जी हों, बाकी लोग, सब लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। और एक एक कार्यकर्ता हरियाणा का उसने बड़ी मेहनत की है पार्टी के लिए। इस चुनाव का उद्देश्य हरियाणा के अंदर व्यवस्था को बदलना है। हरियाणा की भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। हरियाणा की अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। बीजेपी की जो भ्रष्ट सरकार है, जिसने वहां के जवानों को बेरोजगार कर दिया, नशे का कारोबार कर दिया, आज उस बीजेपी की सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 20 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और जल्द ही अगली सूची आपको मिलेगी। हाँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले तो एक दूसरे से मिलकर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आज पता लगा है कि आम आदमी पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया कांग्रेस को और उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी।
यूपी के सुल्तानपुर में डकैती केस के बाद से ही जिस तरह से जाति को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है, उससे ये साफ है कि उपचुनाव से पहले कोई भी दल इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए एक खास रिपोर्ट। यूपी में छिड़ी जातीय जंग में अब राहुल गांधी के साथ साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। सुल्तानपुर डकैती केस में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद छिड़ी जाति की आग की लपटों में अब कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अपनी राजनीतिक रोटियां क्या सेक रही है, जो आरोप बीजेपी लगा रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पहले पोस्ट किया, ठीक उसके अगले दिन फिर मायावती ने भी सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली। पहले राहुल गांधी का जिक्र कर लेते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी को कानून विरोधी करार दिया, वहीं एसटीएफ को आपराधिक गिरोह की तरह से इस्तेमाल करने का आरोप तक लगा दिया। साथ ही राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कई निशाने लगाते हुए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाया है, उससे एक बार फिर से जातियों पर जंग छिड़ गई है। और सवाल यही कि क्या अपराधियों की जांच पूछकर एनकाउंटर किए जाएंगे। मंगेश यादव के नाम का जिक्र करते हुए उससे साफ है कि देर से ही सही, लेकिन जातीय राजनीति के मुद्दे पर कांग्रेस भी अब मैदान में कूद चुकी है, क्योंकि जिस तरह से यूपी में जातीय जंग को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल है, उससे साफ है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी है। मायावती ने भी सोशल मीडिया पर निशाने साधे। राहुल गांधी की तरह बसपा सुप्रीमो ने भी जातीय मुद्दे पर बीजेपी के साथ सपा पर भी निशाना साध एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने पोस्ट में बीजेपी और सपा को चोर चोर मुझसे भाई करार देते हुए जातीय राजनीति को धूल देने का आरोप लगाया। वहीं बसपा राज के कानून की याद दिलाते हुए योगी सरकार पर भी हमला बोला। कुल मिलाकर यूपी में उपचुनाव से पहले छिड़ी जातीय राजनीति की जंग में अब सपा बीजेपी के साथ कांग्रेस और बीएसपी की एंट्री ये जंग को दिलचस्प बना रही है। जहां एक दूसरे पर तीखे बयानों की भरमार है, मगर देखना यह होगा कि इस जातियों की जंग में खुद को पिछड़ों का हितैषी बताने वाली ये पार्टियां सही मायने में जातियों के साथ कितना न्याय कर पाती हैं, वो सवाल तो अलग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अपराधियों की जात के आधार पर हो रही सियासत क्या वाजिब है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को सुल्तानपुर एनकाउंटर में ढेर हुए 1 लाख के इनामी डकैत मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है। साथ ही कहा कि मंगेश यादव को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ को ठीक कर देने की बात कही। डकैत मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहले ही सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मंगेश यादव का एनकाउंटर जाति देखकर किया गया है। इसके बाद सपा का एक डेलीगेशन भी मंगेश यादव के परिवार से मिलने जौनपुर पहुंचा था। अब कांग्रेस भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए सियासत शुरू कर दी है। पूरी तरीके से ये सरकार जो आज चल रही है, योगी जी की सरकार, इसने पूरी तरीके से इस परिवार के साथ अन्याय किया है और इस व्यक्ति की हत्या कराई गई। फैक्ट इसलिए आ रहे हैं सामने कि जो व्यक्ति डकैती करेगा, जो व्यक्ति चोरी करेगा, वो अपने घर पे सोएगा और उसका बाप टैक्सी गाड़ी चला रहा है ओंकारेश्वर में जाके। तो मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से फेक कहानी गढ़ी गई है और ये पूरी तरीके से केवल और केवल अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का ये सरकार काम कर रही है। भुनाने की कौन सी बात है इसमें। आज सरकार ने आज जिस तरीके से इस परिवार के साथ अत्याचार अन्याय किया है, आप देख सकते हैं कि बाप गाड़ी चला रहा है और बहन और माँ के साथ बेटा घर पे सोया है और उसको ले जाकर मारा जा रहा है।
इसमें तो मैं समझता हूं कि ये तो संवेदना का समय है, लोग संवेदना प्रकट कर रहे हैं और अब उस अन्याय के खिलाफ लोग खड़े हैं, चाहे राहुल जी हो, चाहे हमारे अखिलेश जी हो, अत्याचार अन्याय के खिलाफ। और जहां अत्याचार अन्याय होगा वहां हम मजबूती के साथ हमारे एक कार्यकर्ता खड़ा रहे। बिल्कुल हम लोग इनकी आर्थिक मदद भी करेंगे, इनका पूरा सहयोग करेंगे और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। देखिए, अब ये सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है। जब डकैती 12 बजे होती है, बगल में एसपी ऑफिस के बगल में होती है, थाने के बगल में होती है, उस समय कुछ भी नहीं हुआ, दिन में लूट कर चले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आप निर्दोष को लिया के मारते हैं और अपनी जो है छाती पीटते हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से ये सरकार, आज जनता ने मन बना लिया है, जनता निश्चित तौर से इनको उखाड़ कर फेंकेगी। राहुल जी और अखिलेश जी जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं और खड़े हैं। ये सरकार लगातार अत्याचार बुलडोजर चला रही थी, अभी बुलडोजर पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई ना, इनकी ही बुलडोजर पे रोक लगी ना, इसका मतलब कि गलत ये कर रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोका इसको और हिदायत दी कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, न्यायपालिका यही हो गए हैं, न्यायपालिका तय करेगा। हम लोग लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से इसको अंजाम तक ले जाए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 का उद्घाटन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा हम सबका मिशन है। अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती से जोड़ा है। सुनिए क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ। कूद के कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से रेसलिंग के क्षेत्र में अनेक देश भर से आए हुए आप सभी पुलिस जनों के द्वारा अपने अपने प्रदर्शन को यहां पे देश भर के आए हुए जवानों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि पूरा देश आज यहां पर आकर के ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 में प्रतिभाग करके उत्तर प्रदेश को इस आयोजन के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया है। मैं इसके लिए डीजी एसएसबी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि नाम भले ही अलग अलग हो सकते हो, कार्य हम सबका एक है, मिशन एक है और वह है कि भारत की सुरक्षा हम सब के लिए सर्वोच्च मायने रखती है। भारत नेपाल सीमा हो या भारत भूटान सीमा, वहां पर इन देशों के साथ भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को कोई आंच आए बगैर इन सीमाओं की सुरक्षा के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 550 किलोमीटर की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसएसबी के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग में भाग लेती है। एक साथ मिलकर के राष्ट्रीय सुरक्षा का गुरुतर दायित्व हम एक साथ निभाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्र के आम जन का विश्वास भी अर्जित करेंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ कहीं कोई खरोंच भी नहीं आने देंगे। इस विश्वास के साथ बेहतरीन तालमेल के माध्यम से कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तो अनेक रचनात्मक गतिविधियों को भी वहां पर उस क्षेत्र के वासियों के लिए एसएसबी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह दृश्य हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण इसलिए भी प्रस्तुत करता है क्योंकि यह प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है। देश भर के पुलिस बलों के जवान, केंद्रीय पुलिस बलों के जवान और उनके अधिकारी इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं। खेल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने, अपने कार्य के प्रति समर्पण के भाव के साथ तो जोड़ता ही है, साथ साथ जीवन में उतार चढ़ाव के हर एक मोड़ पर जीते तो अति प्रफुल्लित होकर के अन्यों के जीवन में बाधा पैदा करने
कि जो कुत्सित चेष्टाएं होती हैं उसको रोकने का एक सामर्थ्य देता है। तो अगर किन्हीं कारणों से सफलता नहीं प्राप्त हुई तो शालीनता के साथ उसको स्वीकार करने का भी एक सामर्थ्य हर एक खिलाड़ी के अंदर पैदा करता है। और आज जब यहां पे ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग 2024 के इस आयोजन का उद्घाटन हो रहा है, मैं इस अवसर पर देश भर से आए हुए पुलिस कार्मिकों का यही आह्वान करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो या विभिन्न प्रदेशों में कानून व्यवस्था या सुरक्षा का बेहतरीन माहौल बनाने का पुलिस अपने इन गुरुतर दायित्वों का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करती है। लेकिन इस सब के बावजूद अन्य ऐसी गतिविधियां जो समाज को जोड़ती हो, एक दूसरे के मन में विश्वास पैदा करती हो, उन आयोजनों के साथ जुड़ना उतना ही रचनात्मक है। और इसीलिए केवल पुलिसिंग ही नहीं बल्कि हमें अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ ही उत्तर प्रदेश ने खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया। हम लोगों ने एक खेल नीति भी बनाई। ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, विश्व चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं उन खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने की कार्रवाई, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऐसे अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती करने की कार्रवाई के साथ जोड़ा है, उन्हें सीधे भर्ती के साथ जोड़ा है। उनके बेहतरीन प्रदर्शन आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल को एक नई गति देने में योगदान दे रहे हैं। लखनऊ में 73वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर 2024 के उद्घाटन समारोह पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पहले भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा लगातार खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 500 से अधिक कुशल खिलाड़ी भर्ती किए गए हैं। खेल संस्कृति और भावनाओं के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता हो। ये अखिल भारतीय कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ 35 बटालियन में कराया था, जिसमें देश की विभिन्न पुलिस और पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस की हमारे खिलाड़ियों ने को भाग लेना है और भारी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था एसएसबी ने लोकल पीएससी तथा स्थानीय प्रशासन के साथ और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर किया गया है और पहले भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार ने यहाँ 35 बटालियन में 10वीं बटालियन में स्पोर्ट्स के लिए तैयार किया है, जैसे कि यहाँ का नया सिंथेटिक ट्रैक है, एस्ट्रो टर्फ हमारा नया 10वीं बटालियन में लगा है और लगातार खेलों के को जो प्रोत्साहन राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। 500 से अधिक कुशल खिलाड़ी भर्ती किए गए हैं। कुछ अखिल भारतीय और विश्व स्तरीय कार्यक्रमों में और खेलों में भाग लेने वाले, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी भी डायरेक्ट बनाया गया है राज्य सरकार के द्वारा, तो इससे अधिक खेल संस्कृति और खेल भावना जागृत हो। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह क्राउन प्रिंस के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा है। वह कल नई दिल्ली पहुंचे, जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनकी अगुवाई की। क्राउन प्रिंस के साथ यूएई सरकार के कई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी साथ में आया। 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगाता हो।
शैक्षिक संस्था जो खुद रिसर्च ग्रांट जागृत कर रही है, अब बीजेपी उस पर भी जीएसटी लगाने की बात कह रही है। हम इसका विरोध करते हैं और क्या कुछ कहा सुनिए। देखिए, कल दो महत्वपूर्ण मुद्दे दिल्ली सरकार जीएसटी काउंसिल में उठाने वाली है। सबसे पहले जो रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगाया गया है, आपको पता होगा कि अगस्त के महीने में देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों को अपनी रिसर्च ग्रांट्स पे जीएसटी के नोटिस आए कि 2017 से 2024 तक के जो भी उनको ग्रांट्स मिली थी उन पर जीएसटी देने के लिए कहा गया। इसमें देश के कई बड़े शिक्षण संस्थान शामिल थे, जैसे आईआईटी दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी, जो बड़े लेवल की रिसर्च साइंस टेक्नोलॉजी में कटिंग एज रिसर्च करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगाता हो, चाहे यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे चाइना हो। इनफैक्ट ये सारे देश तो अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा रिसर्च ग्रांट्स पे देते हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार खुद रिसर्च पे पैसा लगातार घटा रही है। 70,000 करोड़ से लाकर 30,000 करोड़ पे उन्होंने खड़ा कर दिया है जो सरकारी रिसर्च ग्रांट्स होती हैं। दूसरी तरफ अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुद रिसर्च ग्रांट्स रेज कर रही हैं, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, चाहे अलग अलग थिंक टैंक से, अब उन रिसर्च ग्रांट्स पर भी केंद्र सरकार जीएसटी लगाने की बात कर रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और कल दिल्ली सरकार इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल में उठाएगी और सारे शिक्षण संस्थानों के लिए रिसर्च ग्रांट्स पे जीएसटी की एग्जेम्पशन की मांग। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि हमारे समय में जांच एजेंसियां अपराधियों को सजा दिलाने के लिए काम कर रही हैं। हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर निषाद ने आज बयान दिया। देखिए क्या पूछा जाना चाहिए कि 7 जून 2015 को मैं जब रेल आंदोलन कर रहा था गोरखपुर और जो सपा की सरकार थी उसमें गोली मारी गई और मेरा एक भाई मारा गया अखिलेश निषाद, तो क्या वो पुलिस ने जो मारा था तो पुलिस बच्चक नहीं थी निषाद के बेटे के मारे? 302 को मेरे को मुलजिम बना दिया गया और आज बच्चक हमारा समाज नहीं होता तो मैं तो जेल में सकता। ऐसे जिसकी सरकारों में होता रहा है उसको हमेशा लगता है कि ऐसा हमारी सरकार ने जांच एजेंसियों को, शासन को, जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सब अपना काम। इनके समय में जांच एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारे समय में जांच एजेंसियां सजा दिला। सिद्धार्थनगर जिले में अवैध प्लॉटिंग कर जमीन के कारोबारी मालामाल हो रहे हैं और जिम्मेदारों की मिली भगत से टैक्स की भी चोरी की जा रही है। ताजा मामला जिले के बडरपुर नंबर 9 का है, जहां कई एकड़ कृषि भूमि को धारा 80 के बिना कन्वर्जन करवाए ही प्लॉटिंग कर बेच दिया गया। वह इस मामले को लेकर जब समाजवादी पार्टी के नेता मुमताज अहमद ने लिखित शिकायत जिलाधिकारी को दी तो मामले में जिलाधिकारी ने 2 सदस्यीय एसडीएम की जांच टीम भेजकर जांच करवाई। देखिए, ये प्रकरण जब मेरे संज्ञान में आया, जो ये पूरी प्रकरण ये है जो अवैध प्लॉटिंग के संबंध में, जो अवैध प्लॉटिंग के संबंध में जब मेरे माध्यम से मेरे पास शिकायत आया तो तुरंत मैंने 2 सदस्य समिति गठित किया है। वो 2 सदस्य समिति ने फिर रिपोर्ट हमको दिया है। रिपोर्ट में अवैध प्लॉटिंग पुष्टि की गई। अवैध प्लॉटिंग जब पुष्टि की गई तो फिर हमने जो संबंधित लेखपाल जिसमें मतलब शामिल है उनको मैंने सस्पेंड किया और साथ में राजस्व निरीक्षक को भी सस्पेंड किया गया है। इसमें जो अवैध प्लॉटिंग पर जो नगर पंचायत के माध्यम से, तो नगर पंचायत के माध्यम से जब सीसी रोड बनाया गया तो फिर इसके संबंध में स्पष्टीकरण के हमने ईओ सबको निर्गत किया गया। स्पष्टीकरण का जवाब आने के बाद उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जब हम पता करने पर जो सीसी रोड का कुल खर्चा है 17 लाख अभी तक भुगतान नहीं हुआ। फिलहाल मतलब जो गलती हुआ है, जो गलती का जरूर कठोर से कठोर का। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।